ठीक है। हाँ, तो एंकर टैग के लिए जो टैग है वो है ए टैग। कौन सा? ए टैग। तो हम एक नया पेज बना लेते हैं, anchor.html। फुल स्टैक डेटा साइंस के ऊपर चल रही है। सर हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस क्या, मैं माउस चेक कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी बहुत, अपने आप मूव कर रहा है। अब आ रही है ना? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंकर टैग की। और एंकर टैग होता क्या है, पेज में नेविगेट करने का काम करता है। ठीक है, एक पेज से या तो दूसरे पेज में जाना हो या खुद के पेज में ही नेविगेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास टैग है ए टैग। और इस ए टैग के अंदर होता है HREF। इस HREF का मतलब है हाइपर लिंक रेफरेंस। क्या है? बेसिकली जैसे इमेज में हम एड्रेस डालते थे ना SRC के अंदर, ऐसे ही इसमें हमें एड्रेस डालना है। ठीक है, कि हमें जाना कहाँ है, ये नेविगेट करने के काम में आता है। मतलब अगर इस पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है, जो ये एंकर टैग है इसके ऊपर अगर क्लिक किया जाएगा तो जो HREF के अंदर एड्रेस लिखा होगा वहाँ ये हमें ले जाएगा। ठीक है, अब पहले तो आपको किस बारे में, मतलब कहाँ जाना है, वो यहाँ डिस्क्रिप्शन अंदर आप लिख सकते हो। वो टेक्स्ट हमारा वेबसाइट पे शो होगा। जैसे कि अभी मान लो आपको जाना है गूगल पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया गूगल, या इस तरीके से गो टू गूगल। ठीक, तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट हमें दिखेगा जिसके डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आती है नीचे, है ना। अब अगर मैं इस पर अभी क्लिक करूं तो कहीं नहीं मूव होगा ये, बट अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस जगह हाइपर लिंक रेफरेंस होता है HREF, इसमें जो एड्रेस लिखा होगा वहाँ मूव कर जाएगा, मतलब हमें वहाँ उस जगह पे पहुँचा देगा। अब हम बात करें कि यहाँ जो है एड्रेस डालना क्या है। जैसे आपने google.com खोला और ये हमारा google.com है। अब हमें सिंपल गूगल पे जाना है, किसी पेज पे जाना है, आप पेज ओपन करो, उसका जो एड्रेस है वो कॉपी करो यहाँ से। और एड्रेस बेसिकली कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए आपको, उसके आगे कंप्लीट google.com नहीं, पूरा HTTP या HTTPS, ठीक है, ://www, जो कंप्लीट एड्रेस है ना वो कॉपी करना है। तो वो यहाँ HREF के अंदर डाल देना है आपको। ठीक है, अब बेसिकली एक लिंक बन गया जो आपको कहाँ लेके जाएगा, इस पेज के ऊपर। जैसे आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा कि अब कोई अलग वेबसाइट होती है, उसमें प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है टू परचेज दिस प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा। आप वहाँ सीधे उस प्रोडक्ट के परचेजिंग पेज पे चले जाते हो, तो वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और काफ़ी सारी जगह आपने हर जगह ही देखे होंगे पेज, मतलब हर तीसरी उसमें लिंक्स होते हैं। अब देखो, ये तो है दूसरे पेज पे हम गए
और दूसरे सर्वर पे, ठीक है। जिसे मतलब हमारा सर्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, google.com पे गए, लेकिन हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं मल्टीपल पेजेस की, ठीक है, जहाँ एक पेज नहीं होता, जहाँ कई सारे पेजेस होते हैं ना, तो आप खुद के भी पेज पे जा सकते हो। कैसे जाओगे? जैसे आपने लगाया एंकर टैग, ठीक है। अब कल हमने यहाँ कई सारी फाइल्स बनाई थी और मैं इनमें से किसी एक के लिए लिंक बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लो टेबल के लिए मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा टेबल, कि अगर किसी को टेबल के ऊपर जाना, टेबल वाले पेज के ऊपर, ठीक है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा और इस टेबल वाला पेज जो है ये खुल जाएगा। अब वो केवल एक ही कंडीशन में खुलेगा, पहले तो वो सारे के सारे सेम फोल्डर में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सी में काम कर रहे हो ड्राइव में और डी में फोल्डर खुल जाए, नहीं, वो इसी में होना चाहिए ना। अब इसके अंदर आपको अगर सेम फोल्डर में है तो सिर्फ उस फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या है? table.html। और अगर वो किसी सब फोल्डर के अंदर है, जैसे इमेजेस थी कल, तो हमने पहले उस फोल्डर का नाम लिखा था, फिर उस फाइल का नाम लिखा था। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। कई बार हमारे पास जो पेजेस है वो ज़्यादा होते हैं। अगर पेजेस ज़्यादा हैं तो आप उनको फोल्डर्स में रखोगे, तो उसके लिए आप पहले सब फोल्डर, जो भी फोल्डर अंदर है उसका नाम प्लस उस फाइल का नाम, और बीच में स्लैश लगा देना है ना। चलो, ये हमारा दूसरा लिंक बन गया, ठीक। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये google.com खोल देगा, जैसे ये खोला, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टेबल पे क्लिक करोगे तो ये हमें टेबल वाला पेज खोल देगा, ये कल था, यही था ना कल वाला पेज, तो ये कल वाला पेज टेबल वाला ओपन कर देगा। तो यहाँ हम जो URL है बेसिकली दो तरीके से डाल रहे हैं, ये तो एब्सोल्यूट हो गया और ये अपना रिलेटिव हो गया। तो आपको खुद का ही कोई पेज खोलना है, खुद की वेबसाइट का, तो आप इस तरीके से table.com लिखा हुआ table.html इस तरीके से लिखना है, फाइल का नाम, कंप्लीट फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, है ना। और अगर आपको कोई वेबसाइट दूसरी विजिट करनी है तो आप उस वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस लिखोगे। अब एक टाइप होता है इसमें, क्या है कि आप जब अपने ही पेज में, सिंगल पेज में नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, उसका मतलब है जैसे आपने कोई बुक दिखा रखी है और उस बुक में आप चैप्टर वाइज नेविगेट करते हो, तो उस टाइम पे आपको इन पेज नेविगेशन यूज़ करना है। और बहुत टाइम आपने देखा होगा कि इस जगह पे, ठीक है, ये वाली जो जगह है वेबसाइट में, या नीचे बॉटम में, या तो लेफ्ट में राइट में एक बटन होता है कि गो टू टॉप, है ना। कई बार एक फ्लोटिंग बटन होता है, हमेशा रहता है गो टू टॉप, तो उस पर क्लिक करते ही आप कहाँ पहुँच जाते हो? जस्ट पेज के स्टार्टिंग में, ठीक। तो इस तरह के जो लिंक बनाए जाते हैं वो इन पेज नेविगेशन काम करते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे देखो, मानो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, और बना लेते हैं पैराग्राफ्स। ये मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक, और ये हमारा पेज है। तो ये बेसिकली स्क्रॉल कर रहा है ना। अब मुझे कोई ऐसा लिंक बनाना है जो बिना स्क्रॉल करे मैं नीचे चला जाऊँ, या फिर किसी भी पैराग्राफ पे एक पे चला जाऊँ, ठीक है। तो जहाँ आपको जाना है HTML में उस टैग को देखो, है ना। जैसे मुझे लास्ट में जाना है, तो लास्ट में कौन सा टैग है मेरे पास में? p टैग है ना। तो इस लास्ट वाले टैग को आपको कोई भी ID देनी है, ठीक है। ID कैसे देंगे? ID एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ID, और यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हो ना, बस याद रखना कि स्पेस मत देना नाम में। और दूसरा, ID हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक। मतलब अगर आपने, मान लो मैंने A नाम से ID बना दी, तो ये A जो है अब इसी एलिमेंट के लिए, कहीं और आप A नाम से नहीं बनाओगे। दूसरे के लिए बनानी है तो B नाम से बनाओ, C से बनाओ। और ज़्यादातर ID जो होती हैं उनको, है ना, आप मीनिंगफुल नेम देना, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको पैराग्राफ दे दूँ, ठीक है, पैराग्राफ इस तरीके से। और अगर मान लो मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो आप इसको पैराग्राफ का नंबर दे सकते हो, 1 2 3 4 जैसे देना चाहो, या फिर आप इस तरीके से दे सकते हो, बॉटम पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पेज बड़े होंगे उसमें ना, तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ID देंगे, तो हम ऐसे हर बार पेज नहीं देख सकते HTML का
स्क्रॉल करके मान लो उसमें 2000 लाइन का कोड है, तो हर बार हम नहीं पढ़ सकते कि भाई इस आईडी ये कहाँ लगी हुई है। इससे बेटर है कि आप उसको ऐसा नाम दो मीनिंगफुल, जिसे आप पढ़ते ही समझ जाओ कि ये आईडी कहाँ हो सकती है ना। अब जैसे मैंने इसको आईडी दी है बॉटम पैराग्राफ, सबको पता लग रहा है कि ये पैराग्राफ कहाँ होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। ऐसी कोई मैंने आईडी दी। अब करना क्या है, जब भी हम लिंक टैग बनाएंगे और एंकर टैग बनाएंगे, ये रहा, तो इसके अंदर मैंने यहाँ आप टेक्स्ट जो भी लिखना चाहो, जैसे मैंने लिखा बॉटम या गो टू बॉटम या चैप्टर लास्ट चैप्टर, इस तरीके से लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो ये लिंक मुझे कहाँ लेके जाएगा, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। सेव किया, अब ये कहीं नहीं लेके जाएगा क्योंकि ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस जगह पे आना है तो मुझे यहाँ href के अंदर पहले तो लिखना है हैश और फिर उसके बाद उस आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या है, आईडी क्या है, बॉटम पैराग्राफ। ठीक, तो ये जो है एक लिंक बन गया जो मुझे उस एलिमेंट के ऊपर ले जाएगा जहाँ ये पर्टिकुलर आईडी लगी होगी। और हमेशा याद रखना, आईडी को कहीं भी एक्सेस करना हो तो उसके आगे हैश लगाना, ठीक है। काफ़ी सारी जगह हमें आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं एक बार टेस्ट करके। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ नोटिस करना है स्क्रॉल बार पे ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो मतलब हम उस पेज पे चले गए, मतलब उस पैराग्राफ के ऊपर मूव कर गए, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा लिंक बनाना है जो नीचे से ऊपर जा रहा हो ना, तो आप ऐसा भी लिंक बना सकते हो। कैसे, अब मुझे वो लिंक बनाना है नीचे, अगर मैं सबसे लास्ट में हूँ और मुझे ऊपर जाना है तो मैं ऐसा कोई लिंक बना सकता हूँ। और जैसे मैंने ये एंकर टैग बनाया और यहाँ मैंने दिया टॉप, ठीक है, ये लिखा। और अब मुझे यहाँ किसी भी एलिमेंट की आईडी देनी है, तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है कौन सा है, ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। ये रहा, तो मैं इसी को आईडी दे देता हूँ। आईडी आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी कैसा भी एलिमेंट हो सबको आईडी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ आईडी दिया और आईडी में मैं आईडी देता हूँ गूगल लिंक, ठीक है, गूगल लिंक। आप अगर आपको छोटा नाम लिखना है आप ABC कुछ ऐसा लिख सकते हो, या टॉप पेज कुछ ऐसा लिख सकते हो, बट गूगल लिंक इज़ परफेक्ट, है ना। तो यहाँ मैंने गूगल लिंक लिखा और यहाँ सिर्फ मुझे आईडी के नाम से पहले हैश लगाना है और सिर्फ लिखना है गूगल लिंक, ये सेव किया। और अब मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये टॉप पे ले जाएगा अपने आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया लास्ट पैराग्राफ पे पहुँच गया और यहाँ क्लिक किया तो फर्स्ट में पहुँच गया। न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, बट न्यूमेरिकल से स्टार्ट मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल मत रखना, बाकी न्यूमेरिकल दे सकते हो। जैसे पैराग्राफ 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते। सेम रूल्स फॉलो करते हैं जो वेरिएबल्स के होते हैं ना, वो सेम, बस इसमें हाइफन दे सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि स्पेस मत देना, क्योंकि स्पेस से क्या होता है, दो आईडीज़ बन जाती हैं। अगर आप एक ही एलिमेंट के ऊपर दो आईडी लगाना चाहते हो तो स्पेस देख लीजिए। हाँ, ये तो है एंकर टैग का यूज़, जिसमें हमने अभी देखा था कि पहला जो है वो किसी दूसरी साइट पे जाना हो, ठीक है। एक है कि आप खुद के ही सर्वर में, खुद की वेबसाइट में नेविगेट करो जहाँ मल्टीपल पेजेस हैं। और तीसरा यूज़ ये है कि आप सिंगल पेज के अंदर ही नेविगेट करो, है ना। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, उन्हें बताओ धीरे धीरे करके सारे समझ में आ जाएंगे, बट ये मेन है, ठीक है, ये मेन यूजेस है इसके। अब एक यूज़ इसका ये है कि आप किसी को भी मेल भेजने के लिए एक लिंक बना सकते हो, और वो मेल नहीं भेजता, टेक्निकली करता क्या है कि ब्राउज़र फोर्स करता है आपकी मेल ऐप जो होगी उसको खोलेगा, ठीक है। और जो भी आपने वहाँ लिखा होगा उस ईमेल को आपके टू के अंदर अपने आप डाल देगा, ठीक है, और कुछ नहीं करता। अगर किसी ने मेल सेटअप नहीं कर रखा तो वो ज़बरदस्ती वो आउटलुक को खोलेगा, बस इतना सा है ना। तो बना लेते हैं एक लिंक मेल का भी।
तो यहाँ सबसे पहले मैं बी आर टैग देता हूँ नीचे लेने के लिए सर, एंकर टैग, सेंड, ठीक। तो यहाँ आपको लिखना है मेल टू कॉलन और ईमेल एड्रेस जो है उसका ना, और ईमेल एड्रेस जैसे मान लो abc@xyz, ठीक। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेल की जो एप्लीकेशन है उसको खोलेगा ना। अगर ये मेरा सेटअप पहले से किया हुआ होता तो ये एप्लीकेशन अपने आप खुल जाती, और इसमें जो टू में मैंने लिखा ये एड्रेस ये अपने आप आ जाता है ना। तो हम चाहते हैं कई बार यूज़र को टाइप ना करना पड़े हमारा मेल एड्रेस, तो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। पर देखा जाए तो ये वेस्टेज है, क्योंकि कोई भी अपने ईमेल आउटलुक का सेटअप रखता नहीं है। प्रोफेशनल होगा वो बात अलग है, बाकी नॉर्मल यूजर्स नहीं रखते। हाँ, एंकर टैग समझ में आया। तो कल हमने आर्टिकल बनाने को कहा था और उस आर्टिकल में हाँ फोटोज़ डालने के लिए कहा था, बना लिया। तो अब हमें करना क्या है कि हम उसी आर्टिकल के अंदर है ना, वो आर्टिकल जो है उसमें जैसे विकीपीडिया पर आपने देखा होगा लिंक्स होते हैं कई सारे ना। जैसे मान लो कि मैं पोल्यूशन के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और उस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में बताना चाहूँगा है ना अलग से, या उनका लिंक देना चाहूँगा। जैसे मान लो ये पोल्यूशन है, तो यहाँ आप देखोगे इस जगह पर देखो ये आर्टिकल, उसके साथ ये इमेज और फिर उसके साथ ये इमेज, तो यहाँ बहुत सारे लिंक्स हैं। देखो ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप कोई वर्ड को बताना चाहते हो, ठीक, तो इनके लिए पेजेस बने हुए हैं सबके लिए। वैसे ही आपको करना क्या है कि आपने किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखा है, क्या इंडिया तो मेरा सबसे पहले भी इंडिया ही खुलता है, वही कर दिया क्या सबने, कोई इंडिया, और उसके चेंज बाद नहीं किया टैंक्स। है? टैंक्स के ऊपर भी लिखा है। टैक्स के ऊपर भी लिखा है, टैंक टैंक, हाँ, टैंक के ऊपर कैसे लिखा है? नहीं सर आर्टिकल है टैंक्स के ऊपर, तो उस पर भी लिखा है। अच्छा, मतलब कौन कौन से टाइप के टैंक्स यूज़ होते हैं ऐसा कुछ है? चलो, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ नीड है, जैसे मान लो पैराग्राफ 1 के बाद में आप कुछ और बताना चाहते हो, आपने 4 लाइंस लिखी और उसके बाद आप अपनी साइट में नहीं दिखाना चाहते, तो आपने नीचे एक लिंक बनाया टू रीड मोर अबाउट दिस, रीड मोर करके आपने एक लिंक बनाया जो आपको उस विकीपीडिया पेज पे ले जाएगा जहाँ ज़्यादा डिटेल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कल वाले पेज के अंदर ये बनाना है ना, एक तो ये बनाना है, और दूसरा अब तक अपने जितने पेजेस बनाए हैं उन सब के लिए एक वेबसाइट बनानी है बेसिकली, ठीक है। वेबसाइट का एक पेज बनाना है और उस पेज में सारे लिंक्स होंगे, ठीक है, नेविगेट करने के लिए। जैसे मान लो हमने अभी तक HTML बनाई है, वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, टेबल बनाया है, लिस्ट बनाई है, ठीक है, जितने भी असाइनमेंट बनाए उन सब के लिंक्स देने हैं। अब ये याद रखना कि लिंक तो दे दोगे, लेकिन वो सेम उसमें होने चाहिए ना, फोल्डर में सबके सब बनाओ। बेसिकली HTML के अंदर फॉर्म क्या होता है, जब आपको यूजर से कुछ डेटा लेना है, ठीक है, यूजर से कुछ डेटा लेना है, तो उस टाइम पे हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। जनरली आपने देखा होगा, आप इंक्वायरी फॉर्म भर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं यूज़र से लेने के लिए फॉर्म होता है, ठीक है, और उस डेटा का हम यूज़ करते हैं अपने जैसे डेटाबेस में सेव करने के लिए, या फिर आप खुद की इंक्वायरीज डेवलप, बहुत सारे यूजेस हैं। ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र को, जैसे आपने ईमेल आईडी पासवर्ड लिए तो आप उसको चेक करोगे ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। ऐसी सारी डिटेल्स होती है ना, वो हम फॉर्म के थ्रू लेते हैं। तो जब भी आप फॉर्म बनाओगे सबसे पहले आपको एक टैग का इस्तेमाल करना है, वो है फॉर्म टैग। कौन सा? फॉर्म टैग। सारा जितना भी डेटा है वो फॉर्म टैग के अंदर आएगा। ये मैंने फॉर्म टैग बना लिया, ठीक है।
एक्शन जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, इस एक्शन का यूज़ किया जाता है कि इस फॉर्म के डेटा को कहाँ भेजना है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई पेज है जहाँ आप इसको भेजना चाहते हो, कोई लिंक है तो आप भेज सकते हो उस पर। जैसे PHP में होता है कि index.php या savecontact.php, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप इस डेटा को नोड के अंदर भेजना चाहते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ URL होगा, जैसे /save, इस तरीके से। तो यहाँ हम डेटा को कहीं भी सेव नहीं कर रहे हैं। तो आप सेव नहीं कर रहे हो तो सिंपल आप फॉर्म टैग रखो, है ना। और इस फॉर्म टैग के अंदर एक टैग होता है इनपुट। कौन सा? इनपुट टैग। और ये जो इनपुट टैग है वो सिंगल टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग नहीं है ना। अब ये इनपुट टैग यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, लेकिन टाइप के बेसिस पे, क्योंकि आपको किस टाइप का इनपुट चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप किसी से डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो, ठीक है, और हो सकता है आप किसी से नंबर मांग रहे हो, तो उस बेसिस पे इस इनपुट का टाइप बदल जाता है। टाइप बदल जाएगा तो ये इनपुट जो है वो बदल जाएगा कि किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब आपको कुछ नॉर्मली एक बॉक्स दिखेगा, है ना, और उस बॉक्स के अंदर यूज़र टाइप कर सकता है। ये रहा। ठीक है, यहाँ यूज़र कोई भी डिटेल टाइप कर सकता है। क्लियर? अब ये क्या यूज़र से आप लेना चाहते हो, ठीक है, यूज़र से आप क्या लेना चाहते हो इनपुट, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप अगर आपकी डिज़ाइनिंग में ऐसा कुछ है कि आप पैराग्राफ से लिखना चाहो लिख सकते हो, बट यहाँ इसके लिए एक स्पेशल पर्पस है। वो क्या है? वो है लेबल। स्पेशल पर्पस टैग है ये लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर 4 है, इसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल लेबल के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा टाइप योर नेम, ठीक, इस तरीके से। तो ये लेबल आप इसके आगे लगा दोगे तो टेक्स्ट आगे दिखेगा, अगर इसके बाद लगा दोगे इनपुट के तो पीछे दिखेगा, ठीक है। जैसा आपका डिज़ाइन है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अब इनपुट के अंदर आपको एक चीज़ और मिलती है, वो है प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर। कई बार आप इसके आगे या पीछे टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हैं कि इसके अंदर ही टेक्स्ट दिखे, ठीक है। जब यूज़र टाइप करना चालू करेगा तो वो टेक्स्ट हट जाएगा, बाकी इस इनपुट बॉक्स के अंदर ही दिखेगा। जैसे एंटर नेम, तो ये एंटर नेम कहाँ दिखेगा हमें? इस इनपुट बॉक्स के अंदर, ठीक। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, पर जैसे ही मैं यहाँ टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा ये दिखना बंद हो जाएगा, और ये केवल दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। अब हम टाइप की अलग अलग वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले लेबल लगाया ईमेल, हाँ एक चीज़ और है, जैसे इसमें 4 लिखा हुआ ना, इस 4 का मतलब क्या है कि आप अगर इस लेबल को इस इनपुट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप 4 का यूज़ करोगे। वो कैसे करोगे? जनरली यहाँ तो कोई काम नहीं आता, बट कई बार आप छोटे छोटे वो होते हैं ना चेक बॉक्सेस, वहाँ इस्तेमाल होता है ना। तो अभी इसको देखते, पहले मैंने टाइप बनाया इनपुट, और यहाँ टाइप की वैल्यू आपको क्या कर देनी है? ईमेल। क्या कर देनी है? ईमेल। अब देखो, वैसे तो ये कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब अगर आप इस ईमेल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ईमेल ही सेलेक्ट होगा बार बार होगा। लेकिन जहाँ चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, वहाँ लोग बागों को जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर ब्लाइंड होते हैं थोड़े से, उनको प्रॉब्लम होती है उनको पिक्सल्स को ढूंढने में। जैसे आप मान लो अगर ये इनपुट बॉक्स बहुत छोटा होता है तो वो जनरली नाम पे क्लिक कर सकता है, उस पर क्लिक नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर वो ईमेल पे भी क्लिक करे तो यहाँ क्लिक हो जाए, ठीक है, वो टाइप करना चालू करे। अदरवाइज़ मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ही इसमें टाइप करना चालू होगा। मैं ईमेल पे क्लिक कर दूँगा ना, यहाँ ईमेल पे कुछ नहीं होगा, मैं कितना ही टाइप करूँ, ठीक है, इस पर क्लिक नहीं होगा।
तो अगर हम इस एनी केस हम इसको इस इनपुट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इस ईमेल को, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, फोर का। अब फोर काम कैसे करेगा, बेसिकली मुझे इनपुट बॉक्स के अंदर एक आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। और आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, हम पहले ही बात कर चुके हैं, बस यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ ईमेल दिया और फोर के अंदर उसी आईडी का नाम लिख देना है। क्या कर देना, उसी आईडी का नाम लिख देना। तो अब हुआ क्या है, हुआ कुछ नहीं है, बस अब आप इस ईमेल पे क्लिक करोगे ना यहाँ, तो ये इनपुट बॉक्स ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पता है कि ये लेवल किसके लिए बनाया गया है, इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए, ठीक। और जैसे ऊपर वाले में नहीं है तो ऊपर वाले में कुछ नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाले में ये 4 लगाया हुआ है तो यहाँ क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक्सटेंशन ले आए सर, अगर हम इस बुक से अंडरलाइन से अंडरलाइन चाहिए तो आ जाएगी, लेकिन वो CSS से होती है सारे डिज़ाइन। यहाँ तो केवल आप इनपुट बॉक्स आपने दिखाया, अब इसको कैसे स्टाइल करना है वो सारा काम CSS में होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो, बहुत सारी का मतलब बहुत, जो सब कुछ है वो ज़्यादातर CSS से होता है। हाँ, जितना भी है सब CSS से होता है, डिजाइनिंग और स्टाइलिंग का। यहाँ HTML से केवल हम इसको कंटेंट देते हैं, क्या क्या दिखेगा। अब ये कैसा दिखेगा वो डिपेंड करेगा हमारे CSS के कोड पर। हाँ, उसके बाद हम दूसरे इनपुट टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ मैंने लेबल लिखा और इसके नीचे यहाँ तो इनपुट टाइप है डेट, ठीक है। अगर आपको किसी यूज़र से डेट लेनी है, ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ लेनी है, कुछ और लेना है, तो इनपुट टाइप क्या है, डेट। इस 4 को मैं हटा देता हूँ, स्मॉल यूजेबल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब इसमें यूज़र क्या कर सकता है, डेट दे सकता है, मतलब अपनी जो भी सेलेक्ट करेगा वो डेट हमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ईयर वगैरह चेंज कर सकता है, और ये डिपेंड करता है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, कि ब्राउज़र इसको कैसा दिखा रहा है। जो कैलेंडर दिख रहा है ना मैं, ये अलग अलग ब्राउज़र में हो सकता है अलग अलग दिखे, है ना, क्योंकि इसका उससे कोई लेन देना नहीं है। बेसिकली डिस्प्ले कौन कर रहा है, सारी चीज़ों को ब्राउज़र ही करता है, ठीक है। उनके अलग अलग फॉर्मेटिंग हो सकती है। और अगला जो है वो है डेट और टाइम एक साथ लेना, ठीक है। डेट और उसके साथ साथ टाइम भी लेना है। तो आप क्या यूज़ करोगे, डेट टाइम लोकल। टाइप क्या होगा, डेट टाइम लोकल। तो जिसमें डेट का ऑप्शन ये रहा और टाइम का ये रहा, ठीक है। टाइम कुछ इस तरीके से होता है 24 आवर के फॉर्मेट में, ठीक। तो आप जहाँ आवर और मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद किसी को चाहिए भी नहीं। आप सेकंडों में तो करोगे क्या लेके, ठीक है, वो यूज़फुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें डेट के बाद अगला जो है वो है हमारा ईमेल हो गया। और उसके बाद में अगर आपको मंथ लेना हो तो मंथ कर सकते हो, ठीक है। ये मंथ हो गया, तो ये बेसिकली मंथ का नंबर आप इसमें डाल सकते हो। ठीक, आप ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से कोई मंथ डाल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली नंबर ही इनपुट लेना है तो क्या यूज़ करोगे आप, नंबर। क्या यूज़ करोगे, नंबर, ठीक है। तो नंबर में क्या होता है, बेसिकली एक तरह का वैलिडेशन होता है कि
जो भी हमारा यूज़र है वो आपको स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, मतलब कि आपको टेक्स्ट या फिर अल्फ़ाबेट्स उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो आप डालना चाहोगे तो भी इसमें नहीं डाल पाओगे। हाँ, नंबर डाल सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली है ना। और उसके साथ साथ इसमें एक ये प्लस बेनिफिट भी होता है कि आप इनको नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया नंबर। नंबर के बाद बात करें, होता है पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट है वो है पासवर्ड। अब इस पासवर्ड में क्या नॉर्मली टेक्स्ट जो देते हैं वैसा ही है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे आपने जो भी टाइप किया है ना, वो एक तरीके से बुलेट्स बन जाती है ना, डिस्क टाइप दिखता है। वो जो भी टेक्स्ट है वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ तो ये डॉट 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 बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आता है इनपुट, जो है फाइल। क्या है? इनपुट फाइल। फाइल का काम है बेसिकली यूजर से फाइल इनपुट लेना। ठीक है, फाइल इनपुट लेना। तो अगर हमें किसी से मान लो कोई फाइल अपलोड करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फाइल। ये रहा। और इसके लिए तो भले ये लिखो, अच्छा मत लिखो, इसमें अपने आप लिखा हुआ आता है। ठीक है, कोई नहीं है, चूज योर फाइल। ये रहा। तो आप कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इस जगह फाइल का नाम वगैरह आ जाएगा। और ये इतने सारे आपको याद नहीं रखने, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे काम करोगे ना वैसे सब याद हो जाएंगे। अब जैसे आपको टाइम लेना है तो आप टाइम यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ उसको कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉलम ये टाइम का है ना, तो ऐसा ही बॉक्स दिख जाएगा। ठीक है, इसमें अब दो चीज़ें और हैं। वो है, एक तो है सबमिट। क्या है? सबमिट और रीसेट। तो यहाँ आपका सबमिट बटन आ जाएगा। सबमिट बटन का काम क्या है? जो भी एक्शन लिखा होगा ना, यहाँ फॉर्म के अंदर हम पहले एक्शन लिखा था, उस एक्शन के ऊपर इस सारे डेटा को भेज देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक बटन होता है, सिंगल बटन, वो सिंगल बटन HTML के अंदर फॉर्म के अंदर सबमिट बटन ही होता है ना। चलो, ये तो मैंने स्पेसिफिकली सबमिट बताया है कि इनपुट टाइप क्या है, सबमिट। और इन सम केसेस आप यहाँ वैल्यू बदलना चाहते हो, ठीक है, तो आप बदल भी सकते हो ना। तो आप दोगे वैल्यू, जो टेक्स्ट है अंदर जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, सबमिट, और आप उसको बदल के कुछ और लिखना चाहते हो ना। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ सेंड डेटा, इस तरीके से। तो आप वैल्यू के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ दिखेगा, और ये एक तरीके का बटन बन जाता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिंगल बटन होता है फॉर्म के अंदर, अकेला पहला बटन होता है वो सबमिट बटन ही होता है। ठीक है, वो फॉर्म को क्या करता है, सबमिट ही करता है। जैसे कि मैं बटन ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक बटन टैग भी है, अगर बटन बनाना हो तो ये, और ये बटन सेम काम करेगा, सबमिट ही करेगा इसको। यहाँ देखो, अगर डेटा सबमिट हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जा रही है और ये पेज रिलोड हो रहा है वापस से, सबमिट। और ये बटन भी सबमिट का काम करता है। तो जो भी आप एक बटन बनाओगे, पहला बटन, वो सबमिट बटन होता है। इसके अलावा हमारे पास में एक और चीज़ होती है, इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप रीसेट। अब इस वैल्यू के अंदर आप कुछ भी डालो, जैसे मेरे को अभी रीसेट ही लिखना है। ठीक है, रीसेट।
तो ये रीसेट का बटन बन जाएगा। रीसेट का बटन से मतलब है जो भी फॉर्म का डेटा फिल किया हुआ है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है, और यूज़र दोबारा से डिटेल्स फिल कर सकता है। यहाँ जैसे मैंने नाइट वो किया, रीसेट कर दिया, ये वापस से फिल हो गया, वो ब्लैंक हो गया, तो सारा डेटा जो है वो ब्लैंक हो जाएगा वापस से, ठीक है। और देख लेता हूँ कोई और छूट गया तो, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है इनपुट टाइप्स में। अभी बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेटा, फाइल रीडिंग, इमेज, पासवर्ड, ठीक है ना। ये फॉर्म के जो बेसिकली जो ऐसे इनपुट दिखते हैं ना वो सारे हमारे हो गए। अब इसमें एक चीज़ और है फॉर्म में, तो वो क्या है कि यहाँ आप एक एट्रीब्यूट और डिफाइन कर सकते हो, वो है फील्ड सेट, ठीक है। और फील्ड सेट टैग जो है आपको सारा डेटा इसके अंदर रखो आप, है ना, इसके अंदर फील्ड सेट के अंदर सारा डेटा फील्ड सेट के अंदर रखो। तो बेसिकली फील्ड सेट क्या करता है, इसके चारों तरफ एक लाइन खींच देगा ना, अगर बॉर्डर लगा देगा बेसिकली, है ना। और इस बॉर्डर के साथ में देखो यूज़ तो है नहीं इसका कुछ भी, क्यों, क्योंकि हम CSS से ही बॉर्डर लगाते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये टैग दे रखा है तो बता देता हूँ ना। उसके अलावा हमारे पास जैसे फॉर्म का कोई टाइटल है, ठीक है, जैसे क्या है, स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म है, रेलवे इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक टैग है लेजेंड, ठीक है। अब लेजेंड जो है वो फील्ड सेट के साथ अपने आप मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा जैसे स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है, तो ये अपने आप मर्ज हो जाएगा, क्लियर। तो ये जितने भी मैंने टैग्स बताए हैं एक बार ये सारे के सारे बना के देखते हैं ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का। अगर कोई डाउट है तो अभी कभी पूछ लेना ना, फिर फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये चैट पे मैसेज कर देता हूँ। जब कभी भी आपको मल्टी लाइन इनपुट लेना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये इनपुट जो है वो सिंगल लाइन लेने के लिए काम में आता है, और अगर आपको मल्टी लाइन लेना हो तो टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ में आईडी की ज़रूरत नहीं है। नेम बेसिकली क्या होता है कि जब बैकएंड में वैल्यू जाती है ना तो वो की और वैल्यू के पेयर में जाती है, ठीक है, कि भाई किसी इनपुट के लिए कोई वैल्यू हुई तो उसको एक नेम देना पड़ता है ना, हर एक इनपुट को, हर एक को, और वो नेम यूनिक होता है। तो ये मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया, तो ये टेक्स्ट एरिया मुझे मल्टी लाइन इनपुट देगा। मल्टी लाइन से मतलब जैसे आप किसी से कोई बायो पूछ रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी से डिटेल्स पूछ रहे हो, किसी कोई ऐसे लिखवाना चाहते हो, तो वो जो डेटा है वो किससे आता है, इससे, ठीक है, टेक्स्ट एरिया से ये रहा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐसे रिसाइज का ऑप्शन होता है, तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, यूज़र खुद कर सकते हैं। और CSS से हम इसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो ही देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रॉ और कॉल, ठीक। इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये इतना बड़ा दिखता है। अगर मुझे कुछ अलग से दिखाना है इसको, तो यहाँ रोज़ और कॉल्स होते हैं, ठीक है। रोज़ का मतलब रो और कॉल्स का मतलब कॉलम्स। देखो विड्थ कौन तय करेगा, बेसिकली रो तो हाइट तय करेंगे क्योंकि 1 by 1 ऊपर से नीचे आएंगे,
और कॉलम्स क्या तय करेंगे, विड्थ तय करेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स में आप यहाँ नंबर डाल सकते हो, जैसे 40, तो ये बड़ा हो गया। और बड़ा करना है आपको तो आप और नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कॉलम्स हो गए। इस हिसाब से आप रो भी डाल सकते हो। जैसे मुझे जैसे छोटा करना है तो 2 डाला, तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, 2 ही है ना। थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैंने 4 डाल दिया, ठीक है। तो 4 रो हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा रो और कॉलम। जैसा हमें चाहिए बॉक्स वैसा हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अलग से फाइल बना लेता हूँ। एक तो होता है चेक बॉक्स और एक होता है रेडियो बटन। चेक बॉक्स और रेडियो बटन, ठीक है। फॉर्म 2.html एक और फाइल बना लेते हैं। तो ये होते क्या है, देखो, जब यूजर से हम ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन उसे सेलेक्ट करना है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा टिक होते हैं कई सारे ना, तो वो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन 2 से होते हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिंग में डिफरेंस ये है कि जो रेडियो बटन होता है वो गोल होता है और चेक बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में होता है या स्क्वायर शेप में होता है। बस फ़र्क कितना है, जब यूजर से मल्टीपल ऑप्शंस की चॉइस कर सकता है यूजर, है ना, तो हम चेक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर यूजर एक ही ऑप्शन टिक कर सकता है, ठीक है, जहाँ दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप किसी से पूछो कि इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ही कॉलेज में पढ़ सकता है, 5 कॉलेज में तो पढ़ नहीं सकता। और ऐसे ही आप पूछो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डू यू लाइक, तो लाइक तो 5 बुकें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चेक बॉक्स से आप यूजर से मल्टी चॉइस ले सकते हो और वहाँ रेडियो बटन में एक ही चॉइस ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं चेक बॉक्स। तो यहाँ मैंने पैराग्राफ लिया और चूज योर फेवरेट चूज वन और मोर बुक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ पूछना चाहते हो उससे कि भाई आपको कौन सी बुक पसंद है, ठीक है। और उसके लिए आप बनाओगे लेबल पहले हर एक के साथ, क्योंकि उसे पता कैसे चलेगा, खाली बॉक्स दिखेगा चेक बॉक्स, तो उसको क्या समझ में आया, कुछ नहीं। लेकिन उसके आगे हमें इनपुट ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने इनपुट बनाया और ये रहा चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स के अंदर अब जो भी ऑप्शन है वो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक का नाम बताओ किसी में, आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर, ऐसी भी कोई बुक है? हाँ सर, इंडियन राइटर की है क्या? चाइनीज़। चाइनीज़। चलो एक बुक हो गई। तो ये रहा, ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर। तो इस पे यहाँ हमने उसके आगे टेक्स्ट लिख दिया कि ये चेक बॉक्स इसके लिए, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे ये टिक हो जाएगा, वापस क्लिक करोगे अनटिक हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको आईडी नहीं दे रखी। आईडी मान लो वॉर ही दे देते हैं, ठीक है, वॉर आईडी दे दी, और यहाँ के लिखना पड़ेगा आईडी का, ठीक। अब काम कर रहा है बहुत इजीली। चलो एक तो हो गया वॉर, आर्ट ऑफ वॉर। अब दूसरी बुक बताओ। रिच डैड पुअर डैड, यही है ना। अब इसके आगे इनपुट बनाते हैं और इनपुट टाइप क्या होगा? चेक बॉक्स। क्लियर? और नेक्स्ट जो बुक है हमारी कौन सी है?
गेट एपिक शिट डन। ज़्यादा बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम पिंक बताओ। एलिफेंट। पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल बुक के ऊपर बुक लिखी हो। नहीं सर, क्या है इस बुक में? एलिफेंट को लेके ह्यूमंस का नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस book में। अच्छा, साइकोलॉजी की बुक है। चलो, पिंक एलिफेंट। तो अब इस केस में एक और बुक लिख लेते हैं। और कोई बुक? एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट। ये रहा। तो अब यूज़र चेक बॉक्स के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप मल्टीपल टिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट्स परचेज करवा रहे हो, कार्ट के अंदर से आप बाय करवाना चाहते हो, तो वहाँ भी ऑप्शंस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ यूज़ की जा सकती हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, अगर यूज़र को ऑप्शंस देने, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शंस, वो देने के लिए, और आप उससे मल्टीपल ऑप्शंस चूज करवा सकते हो चेक बॉक्स से। अब इसी के जैसा होता है एक रेडियो बटन। रेडियो बटन में बस ये होता है कि जैसे वो एक ही चूज कर सकता है, या फिर वहाँ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें से मल्टीपल चूज कर ही नहीं सकता। जैसे जेंडर, व्हाट इज़ योर जेंडर, चूज योर जेंडर, ठीक है। अब जेंडर दो तो चूज कर नहीं सकता, या तो मेल कर सकता है या फीमेल कर सकता है। तो हमने यहाँ बनाया, सबसे पहले आपने सिंपल लेबल, लेबल के आगे यहाँ मेल, नेक्स्ट लेबल यहाँ और इस लेबल के लिए एक इनपुट होगा, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक। अब अभी तक ये वो काम नहीं कर रहे जो हमने बात की है। रीज़न क्या है, मेल पे भी क्लिक किया जा सकता है, फीमेल पे भी क्लिक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो बटन्स है ना, इनको पता ही नहीं है कि ये एक ही ऑप्शन के लिए है, सारे एक ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें करना क्या पड़ता है, पहले हमने बात की नेम, ठीक है। हर एक के लिए नेम यूनिक होता है और हमेशा नेम बराबर वैल्यू, ये बैकएंड में जाता है, ठीक है। नेम जो होगा वो और वैल्यू जो होगी वो, ठीक है, वो दोनों बैकएंड में जाते हैं। तो ये जो है अपना ब्राउज़र एक नेम के लिए एक ही वैल्यू ले सकता है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू नहीं ले सकता। तो आपको यहाँ नेम जो है वो सेम रखना है। नेम की वैल्यू क्या रखनी है, सेम रखनी है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया नेम और नेम दे दिया जेंडर, ठीक है, जेंडर। और यहाँ भी नेम की वैल्यू क्या देनी है, जेंडर। आईडी आईडी भी लिखना है, जेंडर। अब अगर मैं इस पे टिक करता हूँ, ठीक है, टिक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे टिक करूँगा तो इससे अनटिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये रहा। ठीक, तो ये होता है हमारा रेडियो बटन, जहाँ हम यूजर से क्या लेना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन चूज करवाना चाहते हैं, वहाँ उस जगह हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करेंगे। रेडियो बटन में बस ये चीज़ याद रखनी है कि नेम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जब आप बैकएंड में डेटा भेजोगे, ठीक है, जब बैकएंड सीखोगे तो हर एक के लिए नेम दोगे, जो भी आपने बनाए, इनपुट, ईमेल, पासवर्ड, नेम, सब जितने बनाए ना वो सब के लिए नेम दोगे आप, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास में एक होता है सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स क्या होता है? सेलेक्ट बॉक्स जैसे आप मान लो कि ड्रॉप डाउन की तरह ऑप्शंस देना चाहते हो, यूज़र क्लिक करे और एक बॉक्स खुले और उसमें हमारे ऑप्शंस दिखे, ठीक है। कई बार आपने देखा भी होगा, उसको सेलेक्ट बॉक्स बोलते हैं।
आईडी और नेम हमें देना है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं हटा रहा हूँ ना, तो केवल हम अभी कंटेंट डालना सीख रहे हैं। इसके बाद बात करें सेलेक्ट, और इसके अंदर होता है ऑप्शन। क्या होता है? ऑप्शन। ये है हमारा ऑप्शन, और इस ऑप्शन टैग के अंदर हमें जो भी दिखाना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे चूज, और यहाँ आप पैराग्राफ बना सकते हैं, चूज योर कार, चूज योर फेवरेट कार, चूज ए कार, कोई भी दे सकते हैं ना। और ऑप्शन मैंने पहला दिया कार का, कौन सा? मारुति 800, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमने दिया यहाँ सफारी, और तीसरा ऑप्शन दिया स्कॉर्पियो, और चौथा ऑप्शन दिया फॉर्च्यूनर, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा इस तरीके से ये दिखेगा ना, जहां यूजर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, एक चेक बॉक्स में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसको अगर आप कैटेगरीज में बांटना चाहते हो, मान लो कि ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास कैटेगरीज में है। कैसे कि हम दिखा रहे हैं यहाँ, एक और चेक बॉक्स बना लेता हूँ, वो सेलेक्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ये अपना सेलेक्ट हो गया, और नीड नहीं हटा दो। इसके बाद आप यूज कर सकते हो ऑप्ट ग्रुप। क्या यूज कर सकते हो? ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप के अंदर यहाँ लेबल, जैसे टाटा, ठीक है। तो जैसे आप दो ऑप्शंस टाटा के दिखाना चाहते हो, दो ऑप्शंस मारुति के दिखाना चाहते हो, और दो ऑप्शन महिंद्रा के दिखाना चाहते हो, जैसे सेम चीज़, मतलब जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली वो टाटा सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन टाटा की ये दो ऑप्शन है ना, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पता होगा कि हम टाटा ग्रुप उसके अंदर ग्रुप के अंदर। बेसिकली ऑप्शंस को अगर ग्रुप में बांटना है तो आप ऑप्ट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ हम आते हैं, ऑप्शन टाटा का कौन सा है? टाटा की गाड़ी कौन सी? नेक्सॉन, और ऑप्शन सफारी, ठीक है। ये हो गए। तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखो, इस टाटा को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब टाटा की गाड़ियां हैं ये दो, है ना, इन दो को सेलेक्ट किया जा सकता है। और अगर और कोई ऑप्शंस भी ग्रुप में है तो ऑप्ट ग्रुप, और ऑप्ट ग्रुप के अंदर लेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो वहाँ दिखेगा। जैसे मारुति की बात करें, और इसके अंदर भी दो ऑप्शंस डाल देते हैं, ऑप्शन, ठीक। तो कौन सा मारुति का? स्विफ्ट, ठीक है। और अर्टिका, ये मारुति की है। यही ना इसको कहाँ आगे, ये अर्टिका, ठीक है। ऐसे आपके पास मल्टीपल अगर ऑप्शंस हैं और उनको ग्रुप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये जो ग्रुप का नाम है ये सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी ये ऑप्शंस ही सेलेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हो कि वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। बाकी वो कंट्रोल के साथ आप लिख सकते हैं।
बट ज़्यादातर मल्टीपल का होता नहीं है। अभी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आप चाहते हो कि कोई मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर। हाँ, ये है हमारा फॉर्म। इस फॉर्म में एक चीज़ और रह गई है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिलहाल ये देख लो एक बार, है ना सब लोग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है ना। जैसे अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, एक तो अपना रेडियो बटन, एक चेक बॉक्स, एक सेलेक्ट बॉक्स, और कुछ नहीं देखा, तीन चीज़ें देखी है ना। चलो, तो हमारे पास जो डिफरेंस है चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में वो क्या है, अगर यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकता है तो वो चेक बॉक्स, और अगर यूज़र एक ही ऑप्शन चूज कर सकता है तो ठीक है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन में बस एक चीज़ याद रखनी है कि नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नेम चेक बॉक्स में भी सेम कर दोगे ना तो वहाँ भी वो रेडियो बटन की तरह काम करने लगेगा। तो नेम रेडियो बटन में 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी ऑप्शन हैं, एक ही सिंगल नेम रखना है, ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स क्या है, एक ड्रॉप डाउन दिखाने का काम में आता है। ड्रॉप डाउन से मतलब आपने क्लिक किया और नीचे कुछ वैल्यूज़ आपको दिख जाएंगे उसके, तो वहाँ आप सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और सेलेक्ट बॉक्स में जो है वो वैल्यू ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आप जो भी दिखाना चाहो वो लिख दो, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाना। और इस वैल्यूज जो है ये, है ना, ये बेसिकली वैल्यू जाती है बैकएंड में, क्योंकि यहाँ यूज़र कुछ टाइप तो कर नहीं रहा, तो हमें कैसे पता लगेगा उसने कहाँ क्लिक किया है, उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू में सेम ही चीज़ लिखी जाती है ऑलमोस्ट, जो यहाँ हम नाम लिख रहे हैं। अंदर जो ऑप्शन के अंदर जो नाम है वो यूज़र को दिखाने के लिए है, और वैल्यू में जो लिखेंगे वो बैकएंड में भेजने के लिए, ठीक है। तो मैंने सारे वैल्यूज़ खाली छोड़ रखे हैं क्योंकि बैकएंड में हम कोई भी डेटा भी नहीं भेज रहे हैं। चाहो तो आप अभी इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि जो भी बैकएंड बनाएगा उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो वैल्यू निकलेगा अपने हिसाब से। जैसे हो सकता है कि यहाँ तो कारों के नाम उसने कुछ भी दे रखे हैं, लेकिन डेटाबेस में उसने ऐसा कुछ कोड लिख रखा हो कि वो नंबरिंग मांग रहा हो, जैसे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, जैसे सफारी की वैल्यू 2 है, स्कॉर्पियो की 3 है, ऐसा भी लिख सकता है। या फिर कुछ कोड में नाम सेव कर रखे हो, जैसे टी से टाटा, फिर उसके बाद हाइफन दे के फिर गाड़ी का फर्स्ट लेटर, ठीक है, इस तरीके से। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चाहता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू में ज़्यादातर ये जो नाम है यही लिखा जाता है, और ये है बैकएंड में जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसमें जाएगी बैकएंड में। क्लियर। और ऑप्ट ग्रुप का मतलब है आप जो ऑप्शंस दिखा रहे हो उसको, उनको ग्रुप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑप्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद फाइनल जो हमारी एक चीज़ बचती है वो है फाइनल जो चीज़ बचती है वो उसको बोलते हैं अपन डेटा लिस्ट, ठीक है, डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि सजेशन भी आता है साथ साथ, ठीक है, क्या आता है, सजेशन भी आता है। अब आप देखो, गूगल खोल लेते हैं सिंपल, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सजेशन में आ रही हैं मुझे। इनपुट बॉक्स तो मेरा ऊपर है, लेकिन ये सब मुझे किस में दिख रहा है, सजेशन में। देखो मैं वर्ड चेंज करते चला जाऊँगा, सजेशन चेंज होते चला जाऊँगा, दिख रहा है। जैसे मैंने ए लिखा, मेरे को सजेशन मिले, AN लिखा, सजेशन मिले, K लिखा, सजेशन मिले, ठीक है। ये सारे जो सजेशंस हैं ये तो खैर इसने अलग तरीके से कर रखा है, पर ऐसा बहुत जगह होता है। जैसे मान लो कि कोर्सेज, आप किसी साइट पे जाते हो, वहाँ कुछ कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो आप इसमें टाइप, वो कहता है टाइप योर कोर्स, ठीक है, तो उसमें आपने जो भी टाइप करोगे आपको नीचे सजेशन आता जाता है। कुछ उनके पास होते हैं, कुछ नहीं होते, जो नहीं होंगे उनका नहीं आएगा। तो वो डेटा लिस्ट यही काम करता है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डेटा लिस्ट है।
तो आपको डेटा लिस्ट बनानी है बेसिकली ये डेटा लिस्ट। यूज इसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हमें ऑप्शंस दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं? ऑप्शन। लेकिन ऊपर जो ऑप्शन दिखाया था और यहाँ जो ऑप्शन दिखा रहे हैं इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ आपको बीच में कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना बीच में? मतलब ये जो है ना, ये वाला, यहाँ कुछ नहीं लिखना, भले इसको हटा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रीज़न क्या है कि यहाँ दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं कि एक यूज़र को दिखाने के लिए अलग और बैक एंड में भेजने के लिए अलग ना। यहाँ वो चीज़ सेम है, ठीक है। यूज़र को दिखाने की भी और बैक एंड में भेजने की। रीज़न क्या है कि यही वैल्यू इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप हो जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो ना, जैसे मैं गूगल खोल के बैठा हूँ, ठीक है, तो इसमें इस पर क्लिक कर दूँ तो यही गूगल ही तो खुलेगा। सेम चीज़ ही तो है, चाहे मैं वहाँ टाइप करूँ चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ। जैसे मैंने क्लिक किया या टाइप किया, बात वही है। तो वहाँ भी यही होता है ना, तो ऑप्शन का लास्ट का नहीं होता, वो लिखना भी नहीं है ना उसमें। इस डेटा लिस्ट में क्या होता, तो यहाँ जैसे आप मान लो कि चूज योर कोर्स, इस तरीके से हम किसी से क्वेश्चन कुछ फिल करवाते हैं। तो वैल्यू पहला कोर्स कौन सा है, चलो ब्रांचेस के नाम ही बता दो, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पूरा लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा, मैकेनिकल, ठीक। और इलेक्ट्रिकल, और इसके नीचे एक और ब्रांच सिविल। क्या है? सिविल, ठीक है। तो ये हमने एक डेटा लिस्ट बना लिया ना। अब ये सजेशन किसी न किसी इनपुट बॉक्स के अंदर मिलेंगे, है ना, यूज़र को। तो वो इनपुट बॉक्स भी तो चाहिए, किस इनपुट बॉक्स के लिए बनाना है, वो आप कहीं बनाओ इनपुट बॉक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इनपुट बनाया। अब यहाँ टाइप नहीं आता। क्या नहीं आता? टाइप नहीं आता। टाइप बेसिकली वो अपने आप टेक्स्ट ही है। अब आप कुछ नहीं लिखोगे तो इनपुट का टाइप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट होता है। तो यहाँ आता है लिस्ट। तो इस लिस्ट का हमें नाम देना है इसके अंदर। तो लिस्ट का नाम क्या है? कुछ भी नहीं है, देना पड़ेगा लिस्ट का नाम, आईडी ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस। अब ब्रांच कर लो और इस आईडी का नाम यहाँ क्लियर। इस पे आते हैं तो ये रहा सजेशन, अपने आप मिल गया ना सजेशन। अब जैसे मैं मान लो कि जिस पे टाइप कर दूँगा, जैसे एम टाइप करूँगा तो ये 2 बच जाएंगे। जब मैं एम के बाद में पी टाइप करूँगा तो एक ही बचेगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक सजेशन कुछ इस तरीके से ब्राउज़र ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। सजेशन भी है और साथ के साथ नाम भी है। अगर इसके अलावा कुछ लिखना चाहता है तो लिख सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। मतलब हम ऑप्शंस दे रहे हैं उनमें से भी चूज कर सकता है, प्लस अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकता है। जैसे ऐसा तो नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? हो गया। एक बार ये बना के देख लो, है ना, फिर इसके ऊपर एक अपन